मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मतपत्र के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, वैसे तो आज हमारा शेड्यूल था कि हम लोग दिल्ली विधानसभा की जो इतिहास के ऊपर हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी कल, उसका एक अगला भाग बनाते, लेकिन आज भारत की राजनीति में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है जो इतिहास में दर्ज हो गई, और वो हुई है महाराष्ट्र में एनडीए की या महायुति की सरकार बनना, भाजपा के नेतृत्व में बनना और देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना। ये एक इतनी बड़ी घटना है कि शायद अगर इसके ऊपर हम चर्चा ना करते तो कहीं ना कहीं इस चीज के साथ एक बहुत अन्याय होता। हमारे श्रोता जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उनको भी इस बात का इंतजार था कि मतपत्र के इस YouTube चैनल पर निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जब इतनी बातें हुई हैं, तो आज जबकि महाराष्ट्र के उस चुनाव की परिणति हुई है और महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर एक बार उसकी थोड़ी चर्चा होना जरूरी है। तो सब वो व्यक्ति जिन्होंने की, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं, 2019 में जब उनको 5 साल की कामयाब सरकार चलाने के बाद चुनाव पूर्व गठबंधन के तहत पूर्ण बहुमत मिला और उनकी सरकार बननी चाहिए थी, उनको फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन शिवसेना के तब के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा भी नहीं, उच्चाकांक्षा के चलते मुख्यमंत्री बनने की जो उनके अंदर एक तीव्र पिपासा थी, उसके चलते जो उन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन की तरफ से मुंह मोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाई, तो उस मौके पर जो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2019 में कहा कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारों पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और आप मान लीजिए कि पिछले 2 दिन से, जब से उनके नाम की घोषणा ऑफिशियली हो गई है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो खैर उन्होंने शपथ भी ले ली, तो तब से उनके ये वाला जो उनका एक वाक्य था, ये जो उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा, इसको YouTube पर, गूगल पर और डिफरेंट सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है, सुना है कि महाराष्ट्र के तब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अब के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में क्या कहा था। और आप देखिए उस व्यक्ति का जीवट, उस व्यक्ति का संयम, उस व्यक्ति का समर्पण, उस व्यक्ति की हिम्मत कि उसने जो बात विधानसभा के पटल पर सारे सदन के सामने रखी, 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने उस बात को पूरा करके दिखा दिया। भले ही उसके पीछे भाजपा के पूरे संगठन की ताकत लगी हो, भाजपा के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत लगी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवकों ने उसके अंदर अपना योगदान दिया हो, भले ही महाराष्ट्र की जो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो वाराकारी समूह है, उनके लोगों ने पूरा उसके अंदर सहयोग दिया हो, भले ही महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को और भाजपा नीच सरकार दोबारा बनाने के लिए एक प्रचंड बहुमत दिया हो, लेकिन जिस तरह से किसी भी युद्ध का या किसी भी जैसे मैच का कैप्टन होता है, खेलती तो पूरी टीम है, लेकिन श्रेय कैप्टन को जाता है, जीत का श्रेय भी जाता है और हार का ठीकरा भी उसके ऊपर फोड़ा जाता है। तो आज जबकि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र ने अभी तक देखिए 17, ये 18वें मुख्यमंत्री और 17 मुख्यमंत्री रहे, ये केवल दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं साहब जिन्होंने महाराष्ट्र के 60 साल का इतिहास, जब से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ एक राज्य के रूप में, उसके बाद से लेकर ये केवल दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जिन्होंने कि अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। आप देखिए, वो महाराष्ट्र जिसने वसंतराव नाइक और बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज और सबसे ज्यादा शरद पवार जैसे चाणक्य माने जाने वाले नेता देश को दिए, वो महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहां पर कि 60 साल के इतिहास में 5 साल का कार्यकाल केवल 2 मुख्यमंत्री पूरा कर पाए, उनमें से एक देवेंद्र फडणवीस। जी हां, आज सुबह जिस तरह से उन्होंने वैदिक रीति से अपने दिन की शुरुआत करी, मुंबा देवी में जाकर माथा टेका, सिद्धि विनायक में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी, गौ माता की पूजा करी, जिसको गौ माता को उन्होंने राज्य माता का दर्जा दिया, तो उसके बाद वो वहां पर शपथ लेने पहुंचे। साथ में दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ही लिए, एक नाथ शिंदे भी बन गए हैं और अजीत पवार तो बहुत खुशी खुशी बन ही गए हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 10-15 दिन में 23 तारीख जब नतीजे आए तब से लेकर आज तक का जितना घटनाक्रम, बल्कि कल तक का, बीते कल तक का, जब तक कि उनके नाम की ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई, उस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आप नजर डालेंगे तो एक बार अगर उसको एक रिवाइंड करें, एक फास्ट रिवाइंड उसको करें, उसके ऊपर छोटी सी चर्चा करें, तो आप देखेंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्शन से ये खबरें बिल्कुल प्रमुखता के साथ बनी रही कि शायद देवेंद्र फडणवीस ना हो, शायद भाजपा का ही मुख्यमंत्री ना हो, शायद शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, शायद भाजपा किसी और के नाम के ऊपर विचार करे, शायद देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेज दिया जाए। यानी इतने कॉम्बिनेशन, परमुटेशन इन 10 दिनों में डिस्कशन हो गए कि देखकर और पढ़कर सुनकर हैरानी होती थी कि एक ऐसा जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, जो अपने आप को सिफोलॉजिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, वो इस बात को भांप नहीं पाए कि तब उस स्थिति में जबकि भाजपा ने इतना प्रचंड बहुमत अपने अकेले दम पर प्राप्त किया है कि 145 का या बहुमत का आंकड़ा हो और भाजपा के पास अपनी 132 की संख्या हो, तो ऐसे में कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है? रही विदिन द भाजपा कोई दूसरा नाम कैसे आ सकता है, उसका एक बहुत ही एक क्लियर इंडिकेशन, देखिए बहुत क्लियर इंडिकेशन भाजपा का जो आज का नेतृत्व है, जो मोदी शाह का युग है, इस युग में ये बात तो सही है कि अंदर की खबरें लीक होकर बाहर नहीं आती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो हमेशा हर भविष्य में होने वाली घटना का या उनके निर्णयों का एक आभास, एक सिग्नल जरूर देते हैं। जरूरत है कि आप उस सिग्नल को पढ़ पाते हैं या नहीं। ऐसी परिस्थिति जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा या कहिए कि एनडीए को आशातीत सफलता नहीं मिली, वो अपने जो उसके टारगेट से उनको अचीव नहीं कर पाई, उस वक्त जबकि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदले जाने की बड़ी तेज चर्चा चल रही थी और स्वाभाविक रूप से भाजपा को अभी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना ही है माफ कीजिएगा। तो आप देखिए कि उस समय जब महाराष्ट्र के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई, भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स को चयनित करना शुरू किया, उस वक्त जबकि भाजपा की पहली लिस्ट आई और उस पहली लिस्ट में ही सबसे ऊपर प्रमुखता से जब देवेंद्र फडणवीस का नाम था, तो उसी दिन उसी वक्त भाजपा हाईकमांड ने कहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहिए, या जो अपना भाजपा के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनकी बात कर लेते हैं चलिए, तो किसी की भी तरफ से आप कहिए, तो उस दिन देवेंद्र फडणवीस का नाम आने का मतलब ही यही था कि देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति में जबकि भाजपा सरकार बनाती है तो वही भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब इस बात को पॉलिटिकल पंडित्स ने पढ़ा भी हो तो या वो अपने निहित स्वार्थों के चलते या उनके जो अपने अपने एजेंडा सबके रहते हैं, कोई लेफ्ट लिबरल कबाल से जुड़ा हुआ है तो कोई कहीं जुड़ा हुआ है, तो सबको अपने अपने एजेंडा चलाने, किसी ने भी
इस बात के ऊपर ध्यान दिया भी तो, लेकिन वो चर्चा यही चलाए गए कि देवेंद्र फडणवीस होंगे या देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे। जबकि एक किस्सा बहुत फेमस है कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद किस हद तक देवेंद्र फडणवीस के साथ है कि 2014 के लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे। आप मजे की बात देखिए, उनका सफर देखिए, वो वार्ड से शुरू हुए, वार्ड का मेंबर बने, फिर एमएलए बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने और आज फिर से पुनः मुख्यमंत्री वो बन गए हैं। तो जो 2014 का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो महाराष्ट्र की जो आखिरी, उस चुनाव प्रचार की जो आखिरी जनसभा थी वो नागपुर में थी साहब। प्रधानमंत्री मोदी ने उस सभा को संबोधित किया। वहां पर एयरपोर्ट पर जब वो वापसी पर थे तो उस समय देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर मौजूद थे, उनको विदा करने आए हुए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे, प्रदेश के दूसरे जो भाजपा के प्रभारी थे, भाजपा के प्रदेश के बाकी नेतागण थे, वो वहां सब उपस्थित थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ये पूछा, सबसे पहले बाकी प्रदेश के नेताओं और प्रभारियों से पूछा कि कितनी सीटें आएंगी जी। किसी ने कहा 15 आएंगी जी, किसी ने कहा 14 आएंगी जी, किसी ने कहा 12 ही आएंगी जी। उन्होंने नितिन गडकरी जी से पूछा कि गडकरी साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि उसमें कितनी सीटें आएंगी। तो गडकरी जी का भी जवाब था कि जो हमारी युति है, यानी कि शिवसेना या दूसरे जो घटक दल जो हमारे साथ हैं, एनडीए के साथी हैं, उनके साथ मिलकर हमें 17-18 का आंकड़ा पकड़ लेना चाहिए, ऐसा लगता है। यह कहना था नितिन गडकरी जी का। अब सबसे अंत में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष थे और सारे चुनाव की कमांड उनके हाथ में थी, प्रचार सारा उन्होंने संभाल रखा था, उन्होंने उनसे पूछा कि कितनी सीटें आएंगी देवेंद्र बताओ। तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तब मोदी जी को यह जवाब दिया था कि मोदी जी, एनडीए को जो हमारा टारगेट है, हम 40 क्रॉस करेंगे, 40, 41 या 42 सीटें आएंगी। और आप देखिए एग्जैक्टली वही 23 सीटें भाजपा ने जीती, 18 सीटें शिवसेना ने जीती और इस तरह से एनडीए की 41 सीट्स वहां पर आई। तो ये वो जो कॉन्फिडेंस था, ये जो चुनाव के ऊपर, राजनीति के ऊपर, जनता की नब्ज के ऊपर जो एक पकड़ नरेंद्र मोदी ने उस समय देखी, ये वो एक बीज था, ये वो एक ऐसी उस समय जो कृत्य हुआ, जो उन्होंने संख्या दी, तो उसके बाद से जो प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास उनके ऊपर जमा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। तो आप देखिए वो 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ अपने 5 साल बिताए। और यहां पर चलते चलते अभी इस वीडियो का अंत करते हैं, मैं आपको फिर से कहूंगा कि ये देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा बड़ा नेता बनकर उभरे हैं कि आप ये मानकर चलिए कि भाजपा में जो चर्चा होती थी कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, स्वाभाविक रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया जाता था। फिर पिछले कई समय से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाई, अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाई और जिस तरह से उनकी एक स्वीकार्यता देश भर में बढ़ी और बनी, तो अमित शाह जी के बाद आदित्यनाथ योगी उस सेकंड लीग में शामिल हो गए, जहां की यह कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, तो अमित शाह या आदित्यनाथ योगी। तो उसी लीग में, उसी लाइन में एक और नाम आप जोड़ लीजिए, वो नाम है देवेंद्र फडणवीस। कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में किसके पास कमान जानी चाहिए, तो तीसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का आप उसमें ऐड कर लीजिए। और इसमें यह भी बात आप पक्की जानिए कि पिछली बार तो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, रिकॉर्ड बनाया। इस बार उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क में कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी 5 साल की सरकार नहीं चला पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री से एलिवेट होकर ऊपर राष्ट्रीय राजनीति में, भले वो संगठन के नाते हो और भले वो सरकार के नाते हो, इससे भी बड़े रोल में आपको नजर आए, तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी।
तो आज का विश्लेषण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया हमें अपने कमेंट द्वारा बताइएगा, और कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है इस चीज से, और हमारे चैनल मतपत्र को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।